हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीपीएससी 2023 के लिए दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 1 है। आज हम इसको कवर करेंगे। तो जो लोग भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक्सेप्ट जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज होंगे उनको छोड़ करके। आप किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द व्हिटली गोल्ड अवार्ड इन अप्रैल 2022 एट द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी इन लंदन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, चारुदत्त मिश्रा। तो चारुदत्त मिश्रा को लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में ये अवार्ड दिया गया, और ये यूके स्थित एक वन्य जीव चैरिटी है जिसको आप कहते हो WFL। ठीक है दोस्तों, और ये जो पुरस्कार है ये मिश्रा जी को दूसरी बार दिया गया है। पहली बार इन्हें 2005 में दिया गया था, और ये एक स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशनिस्ट है। ये मतलब कि ये जो चारुदत्त मिश्रा है ये स्नो लियोपार्ड के संरक्षण के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, कोड दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज इनैक्टेड टू इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव एनश्राइंड इन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और दूसरा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैव विविधता से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इस पर एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, CBD। ये 1992 में हुआ था, और इसके लिए 2002 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था, अधिनियमित किया गया था 2002 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं, इसकी जगह होना चाहिए आपका वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये आया था। और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड यानी कि SBB, और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां यानी कि BMC, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। ये होता है BMC, जैविक विविधता अधिनियम की त्रिस्तरीय संरचना है जो जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करती है। तो इसका राइट आंसर आपका सिर्फ पहला है। ठीक है दोस्तों, और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक स्वायत्त संस्था है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके तहत एक्ट नहीं बनाया गया था, ये एक स्वायत्त संस्था होती है, और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। किसका? WII का। और यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत नहीं किया गया है, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। तो आपका स्टेटमेंट केवल 1 सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जो लोग हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी में भी दे सकते हैं, नो डाउट। अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द बायोटिक कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मृदा, जल, वायु, प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अपर दकारिक कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, पहला आपका सही नहीं है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से रखिए, सुनिएगा। मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का प्रकार है। नहीं, तो जैविक घटक में वायु, प्रकाश ये नहीं आते हैं जैविक घटक में। तो जैविक घटकों में कौन कौन से आते हैं? पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। इसका मतलब है कि ये भी और ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है ये। और अजैविक घटक में कौन कौन आते हैं? तो मृदा, जल, वायु और प्रकाश ऊर्जा इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो बोंगो सागर है
इसका तीसरा संस्करण 24 मई 2022 हुआ था। बांग्लादेश के पोर्ट मोगला में आयोजित किया गया था, न कि हिंद महासागर में। और ये बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है ये, तो आपका पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि साइकेड आवृत बीजी वृक्ष है, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी तटों में पाए जाते हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तो केवल दूसरा सही है आपका। तो साइकेड, इसको साइकाडोफाइटा कहते हैं। इसका वर्ग जो होता है, ये बीजीय पौधों का एक प्राचीन समूह होता है। ये सदाबहार और अनावृत बीजी होते हैं, नॉट आवृत बीजी। अनावृत बीजी होते हैं, एकलिंगी होते हैं, ठीक है, जिसमें बड़े सिरों वाली संयुक्त पत्तियां पाई जाती है। और ये भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। और अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो ये पाया जाता है दक्षिण और मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप समूह, जापान, चीन, भारत, मडागास्कर, दक्षिण और उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। और इसकी कम से कम 65 प्रजातियां हैं। और साइकेड का इस्तेमाल क्या है दोस्तों? तो स्टार्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सोर्स ऑफ स्टार्च है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन सोर्स है ये स्टार्च का, तो उसी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या बायोरिमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का एक तीव्र तरीका है? स्कीमर्स ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और सी केवल दूसरा सही है। बायोरिमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का, ये देखो एब्सर्ड वर्ड है, तीव्र तरीका। देखो बायोरिमेडिएशन तो होता है, लेकिन ये तीव्र तरीका नहीं है, तो एब्सर्ड वर्ड भी आप पकड़ सकते हैं। तेल रिसाव जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑयल स्पिल, सबको पता होगा। तो तेल रिसाव की घटना भूमि, वायु या जल को प्रदूषित करती है। तो तेल के स्थानिक रूप से जलने की क्रिया के माध्यम से तेल रिसाव को 98% तक कम किया जाता है। तेल के रिसाव को साफ करने का तीव्र माध्यम कौन? तेल के स्थानिक रूप से जलाने की क्रिया के माध्यम से, मतलब कि जहां पर फैल चुका है उसको जला दीजिए। तो इससे बड़ा तेज गति से करने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। तो बायोरिमेडिएशन के जरिए समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। आप याद रखेंगे बायोरिमेडिएशन में, जैसे कि पैराप्लूसिडिबाका, साइक्लोक्लास्टिकस, ओइस्पीरा और थैलासोलिटस जोंगासानिया, ये सब क्या है? तो बायोरिमेडिएशन में इस्तेमाल होने वाले बैक्टीरिया है। और स्कीमर्स क्या होते हैं? ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है कि जल की सतह पर अगर कोई तेल का रिसाव हो गया तो उसको सक करने में, सोखने में किया जाता है। तो दूसरा आंसर आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पोर्टल लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, यानी कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए है ये एक ई पेंशन पोर्टल है, और ये वहां के वित्त विभाग सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह पेंशन भोगियों को शारीरिक रूप से कहीं भी जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और प्रक्रिया को पारदर्शी, कागज रहित और संपर्क रहित और कैशलेस बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार अवस्थित करिए। मतलब सन है, तो सन के अंदर और बाहर के लेयर को आपको बताना है क्रम के अनुसार। या तो आप बाहर से अंदर की ओर आइए, या आप अंदर से बाहर की तरफ जाइए। देखिए दोस्तों, जो सबसे बाहर होता है वो कोरोना होता है, ठीक है। कोरोना के बाद जो होता है उसको वर्णमंडल कहते हैं, और वर्णमंडल के बाद होता है प्रकाश मंडल, और सबसे बीच में होता है सौर्य कलंक। तो सबसे पहले क्या होगा? कोरोना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। तो 3,
तो सबसे अच्छा इसमें पूछ रहा है अंदर से बाहर की ओर, यानी कि अंदर सबसे हो जाएगा आपका सौर कलम, जिसको क्रोड कहते हैं। कोर में सबसे पहले होता है, सबसे अंदर क्रोड होता है, और उसके बाद होता है आपका प्रकाश मंडल, जिसको हम फोटोस्फियर कहते हैं। कोर, फोटोस्फियर, उसके बाद क्रोमोस्फियर और लास्ट में कोरोना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? तो स्तनपायी जीव कौन सा है जो उड़ सकता है? तो इसका आंसर है आपका बैट, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ वो मैमल है जो उड़ सकता है। और चमगादड़ के उंगलियों की संख्या इंसानों के बराबर होती है, अर्थात इनमें भी 5 उंगलियां पाई जाती हैं, और सभी उंगलियां त्वचा की एक परत जिसे झिल्ली कहा जाता है से जुड़ी होती है। और खास बात यह है कि चमगादड़ जो होता है ये वार्म ब्लडेड है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, आप इसको भूलेंगे नहीं, ये वार्म ब्लडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो क्या ये नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है, या इसे खादी और ग्रामोद्योग यानी कि केवीआईसी के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों आपका सही आंसर है। तो इसे खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और इसके तहत केवल नई परियोजनाओं पर ही मंजूरी हेतु विचार किया जाता है। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केवल नई जो परियोजनाएं होती है उन पे विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह बशर्ते उन्हें किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया हो, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादक सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी इस योजना के पात्र होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और पहले से मौजूद इकाइयां जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य योजना के तहत स्थापित इकाइयां, और वे इकाइयां जो पहले ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी है, वो इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जैन विश्वविद्यालय। तो 24 अप्रैल को बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 संपन्न हुआ था, और राष्ट्रीय स्तर पर यह टूर्नामेंट 3 मई तक हुए थे। और मेजबान जैन विश्वविद्यालय जो कि बेंगलुरु का ही है, उसने यह पुरस्कार जीता था। जैन विश्वविद्यालय ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को हरा करके जीता था, और जैन ने 32 स्वर्ण पदक जीते थे और लवली ने 17 स्वर्ण पदक जीते थे। और खेलो इंडिया क्या है? तो जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश भर से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसके दूसरे संस्करण के कार्यक्रम में 2 स्वदेशी खेल कौन कौन? तो योगासन और मलखम्ब भी शामिल किए गए हैं इसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीट भक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। उसके उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं और चमकीले रंग और मीठा स्राव, और ड्रोसेरा और एल्ड्रोमांडा इसके उदाहरण हैं। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए कथन है। पहला कथन ये है कि संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है, और संक्रमिका में 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। इंग्लिश में कहें तो a new array of species are found in the ecotone. An ecotone is a zone of junctions between 2 or more diverse ecosystem. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका राइट आंसर ए है, मतलब कि दोनों सही हैं और कम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। 14 का सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार पहले हम जान लेते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट ये होता क्या है। तो 1977 में इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा किया गया था। उनके तत्वाधान में किया गया था और इसका काम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने वाला एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है और इसकी मेजबानी मलेशिया के द्वारा की जाती है और सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम नियम 2018 अधिनियम नहीं नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। तो किस पर लक्षित था? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018। तो इसका राइट आंसर सी है, एक क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग के निवारण पर ये केंद्रित था। ये तो इसका उद्देश्य 23 मार्च 2019 तक रक्त की थैलियों को छोड़कर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैली और दस्तानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं के संचालकों के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु बार कोडिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, when corals are stressed they expel the zooxanthellae that live inside their tissues. Coral bleaching is a natural process. अगर हम हिंदी में कहें तो जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूजैंथेली को अलग कर देते हैं और प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप बताइए इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दोनों के दोनों सही है। तो जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूजैंथेलियों को अलग कर देते हैं। और प्रवाल विरंजन एक तनावयुक्त प्रक्रिया यानी कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और विशेष चिंता का विषय नहीं है इसको लेकर के। हालांकि जो कोरल ब्लीचिंग होती है इसके मानवीय इफेक्ट भी हैं कई सारे, जैसे एसिडिफिकेशन और डिटर्जेंट हेविली न्यूट्रिशियंस की मात्रा बढ़ जाना, तो इसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। तो ये हो जाएगा आपका पैथोजेनिक हो जाएगा या यूं कहें कि एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दैट मीन्स बेंगलुरु में किया गया था। तो कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये सेमिकॉन इंडिया की थीम थी। भारत यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। अब हम जान लेते हैं भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन, ये 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था और ये एक अस्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 18, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, केवल दूसरा सही है, पहला आपका सही नहीं है। यानी कि सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। ये 2008 में लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। तो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल जापान में अपनाया गया था और ये एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण यह 16 फरवरी 2005 को लागू हो सका था, न कि 2008 को। ये 2005 को लागू हुआ था और इसके मेंबर कितने हैं? तो 192 हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 37 औद्योगिक देशों और संक्रमित अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ के लिए उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी कि इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, विकसित देशों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो हाल ही में पिछले साल नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया था, तो इसका राइट आंसर बी है, ये 296.07 किलोमीटर है और किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन। और बुंदेलखंड क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करता है।
और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गांव में NH-35 से शुरू होकर इटावा जिले के पुदरेल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। और 16 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उद्घाटन किया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 150वां था ये। ये भारत 41 देशों के वैश्विक स्कोर के साथ पिछले वर्ष 142वें स्थान पर था, यानी कि 2021 में, जो कि 2022 में 150वें स्थान पर चला गया है। नॉर्वे इसमें शीर्ष पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला उत्तर कोरिया है। नीचे के 5 देश इरिट्रिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार है। वही अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करती है और पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर यह सूचकांक निकाला जाता है। पेरिस में स्थित जो आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और यूरोपीय परिषद के साथ सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। चैन कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह हिमालय में पाया जाता है। इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। इसका उपचार गठिया में तो किया जाता है। पश्चिमी घाट के अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में यह पाया जाता है। याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट के अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाए जाते हैं। तो पहला तो आपका गलत हो गया। ऐसे ये जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील है और इसका जो इस्तेमाल है ये कई औषधीय गुणों से संपूर्ण है। तो रक्तचाप को कम करने और गठिया के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आपको मैचिंग करनी है, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है ये। तो टैगा, टैगा किस तरीके का वन है? चलिए बताइए फटाफट। तो टैगा जो है उप आर्कटिक क्षेत्र का है ये, यानी कि सब आर्कटिक रीजन का है टैगा। और वही टुंड्रा की अगर बात करें तो आर्कटिक क्षेत्र का है ये, टुंड्रा आर्कटिक क्षेत्र का हो जाएगा। अगर हम सवाना की बात करें तो सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, यानी कि सवाना ट्रॉपिकल रीजन का है। और ग्रासलैंड बच गया तो टेम्परेट रीजन के होते हैं। सवाना उष्णकटिबंधीय और घास की भूमि आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब देख लीजिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? ये बहुत ही चर्चा में रहा था दोस्तों, लेवेंडर फेस्टिवल। तो इसका आयोजन किया गया था आपका यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। ये भद्रवाह में आयोजित किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, ये देश का पहला है। ये वहीं पे यानी कि भद्रवाह में अवस्थित है, वहीं पे ये मनाया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और इसको किया किसने था? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित CSIR एरोमा मिशन के तहत किया गया था। और मिशन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और IIM यानी कि भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान के द्वारा जम्मू के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके तहत किया जाता है। तो मिशन के तहत पहली बार लेवेंडर की खेती कर रहे किसानों को निःशुल्क लेवेंडर के पौधे दिए जाते हैं, जबकि पहले इसकी खेती कर चुके किसानों को 5 से 6 रुपए प्रति पौधे की दर से प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों लेवेंडर इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट तो इस सवाल में यही जानना है आपको कि लेवेंडर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो लेवेंडर वाटर जो लेवेंडर के तेल से अलग होता है, अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगरबत्ती बनाने में लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोसोल जो फूलों के आसवन से बनता है का उपयोग साबुन और रूम फ्रेशनर्स के रूप में किया जाता है। यानी कि जो आपका हाइड्रोसेल है जो डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है फूलों के रस से, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है साबुन और रूम फ्रेशनर के रूप में। और ये लेवेंडर है क्या? एक तरीके का ये
आवृतबीजी संवहनीय बीजीय पौधा है ये, ठीक है। तो आवृतबीजी कुछ और पौधे के मैं आपको नाम बता देता हूं, तो चावल, गेहूं, मक्का, टमाटर, बैंगन, अमरूद, मेपल, बलूत, सगौन, सिनकोना, ये सब क्या है, तो अनावृतबीजी है, जैसे कि शंकुधारी और साइक, ये आवृतबीजी है। तो आवृतबीजी लेवेंडर भी होता है, आवृतबीजी। और अनावृतबीजी मतलब जिसके सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। संवहनीय बीज पौधों के अड़े जब अन्य बड़े समूह बीज में एक अंडाशय के भीतर समावृत विकसित नहीं होते हैं, लेकिन आमतौर पर शंकु जैसे प्रजनन संरचनाओं के सतहों पर उत्पन्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आवृतबीजी पौधा नहीं है तो आपको बताना है, राइट आंसर डी हो जाएगा शंकु वृक्ष। शंकु वृक्ष आवृतबीजी नहीं होते हैं, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इसी में बता दिया दोस्तों आपका। ये कैसा होते हैं, अनावृतबीजी होते हैं ये। और आवृतबीजी में मैंने बताया कि चावल, गेहूं, मक्का, टमाटर, बैंगन, अमरूद, मेपल, बलूत, चिनकोना, ये सब आवृतबीजी होते हैं, लेकिन शंकु वृक्ष अनावृतबीजी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इक्को मार्क योजना के तहत नहीं आता है? कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए भारत सरकार द्वारा इको मार्क योजना की शुरुआत की गई है। इको मार्क योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है उत्पादों को, जैसे कि साबुन एवं डिटर्जेंट, रंग रोगन, खाद्य वस्तुएं, स्नेहक तेल, पैकेजिंग सामग्रियां, वस्तुशिल्प, पेंट, पाउडर, कोटिंग, बैटरी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य योजक, लकड़ी के विकल्प, सौंदर्य प्रसाधन, प्रणोदक एवं एरोसॉल और अग्निशमन, चमड़ा और कायर, ये इस तरह के उत्पादों को इसमें रखा गया है। किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क के साथ ईसीओ को इको लोगों की उपस्थिति इंगित करती है। उत्पाद प्रासंगिक भारतीय मानक में निर्दिष्ट गुणवत्ता आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करता है। और आईएसआई मार्क और इको लोगों का संयोजन, तो इको लोगो में क्या होता है कि एक घड़ा के जैसे एक फोटो दिया रहेगा, लेकिन आईएसआई मार्क आपको तो पता होगा कि आईएसआई मार्क इस तरीके का होता है। आप देखिए जहां भी, तो ये है इको का सिंबल, ये है आईएसआई मार्क का सिंबल। इस दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं इको मार्क लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बिहार में किया गया। तो बिहार के पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। यह देश की पहली अनाज आधारित इथेनॉल योजना है। कणकीय प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दैट मीन्स की पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट आर इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल ओनली, और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बिगर देन 10 माइक्रोन्स आर लाइकली टू लॉस इन द नेजल पैसेज। 28 का राइट आंसर आपका सी है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, आपका पहला सही नहीं है। तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा, देखिए एब्सर्ड वर्ड है ओनली, ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ओनली 2 हो जाएगा आपका। तो 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक नसिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि लगभग 0.01 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और कणिक प्रदूषक वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या द्रवीय बूंदे होती हैं। मतलब ये, इस कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये एरोसॉल के फॉर्म में ही रहेंगे। और ये वाइएबल पार्टिकुलेट और नॉन वाइएबल पार्टिकुलेट दोनों तरीके की हो सकती हैं। दैट मीन्स कि कणिकाएं जीवित और अजीवित दोनों हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29, राइट आंसर डी हो जाएगा, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को। ये पड़ता कहाँ है दोस्तों? तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व है, ये चित्रकूट जिले में
पड़ता है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र का ये पहला टाइगर रिजर्व होगा। तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में बांस, पलाश, खैर, महुआ, धाऊ, साल, तेंदू ये शुष्क पर्णपाती वन इसमें पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम जंतुओं की बात करें तो काली बत्तख यानी कि ब्लैक डक, चिंकारा, सांभर, चीतल, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, नीला बैल ये सब पाए जाते हैं। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था जिसको अब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउसेस स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 75 जिलों में, यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 20 मई को मनाया गया था ये, 20 मई 2022 को। और 28 दिसंबर 1973 को लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम लागू किया गया था। याद रखेंगे 28 दिसंबर 1973 को लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको मैचिंग क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। सैडल पीक नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो बिहार में पड़ता है और गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में पड़ता है। सैडल पीक आपको पता होगा कि ये अंडमान निकोबार है, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी भी है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। और कालेसर आपका हरियाणा हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा आपका 2, ए का अब 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया था? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 1976 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि आयोग भारत सरकार ने पहली बार 1976 ईस्वी में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो सामाजिक वानिकी योजना को निम्नलिखित समूहों में आप बांट सकते हैं कौन को? तो कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और विस्तार वानिकी। और एक होता है मनोरंजक वानिकी। तो कृषि वानिकी क्या होता है? तो व्यक्तिगत रूप से किसान के परिवार को घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं खेत में वृक्ष लगाना। सामुदायिक मतलब बहुत सारे लोग मिल करके सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाते हैं। और विस्तार वानिकी क्या होता है? तो जैसे कि सड़क, नहर, रेल मार्ग के दोनों तरफ जो वृक्ष लगाया जाता है उसको विस्तार वानिकी कहते हैं। और केवल मनोरंजन के प्रमुख उद्देश्य के लिए जब वृक्षारोपण करते हैं तो उसको मनोरंजक वानिकी कहा जाता है। तो इतने तरीके के सामाजिक वानिकी होता है ये, यानी कि सोशल एफॉरेस्टेशन होते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दोनों के दोनों कथन सही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य उद्देश्य एनडीबी के अधिकतम विकास प्रभाव था और एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो एनडीबी में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ये 2014 में स्थापित किया गया था और 2015 में इस बैंक का संचालन शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात, इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चीन के संघाई शहर में है ये। और पिछले वर्ष एनडीपी जो एनडीबी है अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और उरुग्वे को शामिल किया है। याद रखेंगे कौन कौन? बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और उरुग्वे ये अब एनडीबी के मेंबर बन चुके हैं। और ये ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक हुआ करता था शुरू में जब ये बना था। अंतरजातीय परिजीविता यानी कि अमेंसलिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? In it, one species benefits and other is unaffected. Pig gets benefit by sucking blood is an example of amensalism. Question number 35. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें से कोई सही नहीं है। तो अमेंसलिज्म में होता क्या है? तो एक जाति दूसरे जाति पर पड़ने वाले प्रभाव नकारात्मक या नुकसानदेह होता है, लेकिन पहली जाति पर दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। मतलब बेनिफिट नहीं होता है, एक नेगेटिव होता है और दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और इसका उदाहरण ये है कि किसी बड़े वृक्ष के नीचे जब कोई छोटा पौधा उग नहीं पाता है तो बेचारा इसको तो हानि हो गया, लेकिन इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं अमेंसलिज्म। और कमेंसलिज्म क्या होता है, तो इसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति प्रभावित होती है। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था कमेंसलिज्म का। और पैरासाइटिज्म तो जानते ही हैं कि दूसरे के शरीर के अंदर रह करके जो अपना भोजन प्राप्त करते हो, वो मतलब एक को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट में से कोई सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कोरल रीफ्स किसमें नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, खंबात की खाड़ी में कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। कैम्बे की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, हिंदी में उसको खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो गल्फ ऑफ कैम्बो में आपका कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया? क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ग्रामीण विकास विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज ए नेशनल पार्क। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज स्पेसिफाइड ए कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। यानी कि 1972 जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा के अलावा राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। और इस कानून के तहत अभयारण्य के राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण मूल्य में अंतर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और अभी भारत में कुल मिलाकर के नेशनल पार्क की संख्या 106 है, याद रखेंगे। केवल एक ऑप्शन सही है आपका, दूसरा सही नहीं है। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है, ये किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, WHO और यूनिसेफ के द्वारा ये संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। कोलकाता में इनका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 22 मई 2022 को इनकी 250वीं जयंती मनाई गई। और कार्यक्रम का जो आयोजन था वो पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और ये आयोजन जो है 22 मई 2023 तक जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के दशक के रूप में घोषित किया गया था? चलिए आपको बताना है, डेकेड फॉर द डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन ये किस दशक को घोषित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 2010 से 2020 को। और ये 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको इसकी घोषणा करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मरुस्थल बायोम यानी कि डेजर्ट बायोम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल अकर्स हियर इन दिस बायोम, ट्री लीव्स आर सक्लेंट। 43 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और यहाँ पर जो पौधे उगते हैं वो गर्म शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि करते हैं और ये मुख्यतः झाड़ियों के रूप में होते हैं और इनका आकार बहुत छोटा होता है और पत्तियां और तने मांसल होते हैं और अपने अंदर का जल भंडारण करते हैं। कुछ पौधे के तनों में भी क्लोरोफिल होता है जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जड़ प्रणाली इनकी सुविकसित और बड़े क्षेत्र में विस्तृत होती है। तो दोनों सही है। अब है IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का
सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा, ये सर्टेन नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वर्तमान में भारत के लगभग प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी है? तो 2600 किलो कैलोरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैचिंग क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये कब बना था? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये 1962 में बना था, तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट का बी। फर्स्ट का 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आप आगे बढ़ते बिना भी आप इसको कर सकते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अनुसार श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की पहल की थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये 1992 में बना है। यानी कि जू अथॉरिटी कब बना है? 1992 में। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ये बना है 2003 में। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये 6 जून 2007 को बनाया गया है। तो याद रखेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना है वो किसके तहत किए गए है, किस एक्ट के तहत? तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किसके तहत की गई है? चलिए आप कमेंट करके बताओ कि किसके तहत की गई है। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई है। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ये इसकी स्थापना किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम यानी कि मैन एंड बायोस्फेयर पहल ये किसका है? मैप प्रोग्राम जो है ये किसकी पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये यूनेस्को की पहल है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद यानी कि आईसीसी के माध्यम से मैप प्रोग्राम चलाता है। यह यूनेस्को के सदस्य देशों के 34 निर्वाचित प्रतिनिधियों से बना हुआ है और यह कल की दुनिया पर आज के कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी करता है। और इस प्रकार मानव आबादी और पर्यावरण दोनों की भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के क्रम में लोगों की दक्ष क्षमता को बढ़ाता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा अजय कुमार मिश्रा को। ये मई 2022 में इनको नियुक्त किया गया था। अजय कुमार मिश्र पूर्व न्यायमूर्ति श्रीरंग मिश्र के पुत्र और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार के बड़े भाई हैं ये। और संविधान के अनुच्छेद 165 याद रखेंगे, आर्टिकल जहां भी है दोस्तों याद रखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। और इनका काम क्या है? तो सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करना और उन्हें सीआरपीसी अवमानना कानून का भी निर्वहन करना होता है। साथ ही अन्य कानूनी दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का एक ऐसा प्रक्रम जो बिंदु से शुरू होकर के अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, ये क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अनुकूली विवरण यानी कि अडेप्टिव रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 49 राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। यानी कि द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टानों पर निवास करते हैं, नहीं, ये पहले अनुक्रमण में होता है, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन में होता है ये। और जो सक्सेशन होता है उसमें प्रजातियां जो है वो क्लाइमेक्स स्पीसीज तक जाती है। तो 3 तरीके के होते हैं कम्युनिटी, एक होता है पायोनियर कम्युनिटी, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी और एक होता है ट्रांजिशनल और सेरल कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है? तो किसी बंजर जगह पर जो पहले नहीं थे वहां पर उगने वाली स्पीसीज पायोनियर स्पीसीज कहलाती है या कम्युनिटी कहलाती है। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, जू प्लैंक्टन्स हो गए। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, ये क्लाइमेक्स है, फॉरेस्ट के आगे क्या जाओगे। और ट्रांजिशनल भी होती हैं, तो इसमें क्या आता है? तो तालाब में जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, जड़ी बूटियां, पलावी इत्यादि शामिल हैं।
इसका मतलब है कि केवल आपका दूसरा सही है। इंडिया एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है इंडिया एआई के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मतलब कि केवल पहला सही है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल इंडिया एआई, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब ये है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। और ये जो है माइटी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की संयुक्त पहल है। तो माइटी NEZD और आईटी मद्रास नहीं, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए था, नेस्कॉम। ये इन तीनों की पहल है। तो पहला केवल सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट SOFO 2022 जारी किया? 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य और कृषि संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला सही है, यानी कि नितलस्थ जीव वे है जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं, और पेरीफाइटोन अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे कि पलावी पादप। यानी कि बेंथियम ऑर्गेनिज्म आर दोज व्हिच आर फाउंड इन लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास, एंड पेरीफाइटोन्स आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन देयर वाटर इंटरफेस सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स। तो ये गलत है आपका, पेरीफाइटोम उसको नहीं कहते हैं। तो पेरीफाइटोन क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीव जो जड़ वाले पौधे के तनों एवं पत्तियों अथवा तल की मृदा के ऊपर निकलने वाले तत्व जैसे कि अनिवृत्त शैवाल और उससे संबंधित जंतु समूहों से जुड़े होते हैं। भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? 53। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मार्बल पैलेस चिड़ियाघर है। तो वर्ष 1854 में कलकत्ता शहर में मार्बल पैलेस चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। यह देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बलरामपुर जिले में खोला गया है। ये थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय खोला गया है। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है, सबसे उन्नत जातियों में गिनी जाती है उत्तर प्रदेश के, और इसके द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। याद रखेंगे, बजहर नामक पर्व थारू जनजाति मनाती है। ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा सही है। पहला, भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर नहीं है। तो भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक मिजोरम है, नॉट मणिपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका राइट आंसर है सी, किसी वृक्ष के वलियों के द्वारा उसकी आयु की गणना करना, यह कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 57। स्टेटमेंट पहला है कि रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार दिया गया, और दूसरा है कि यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो इसका राइट आंसर सी है, केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो सिंधिया रोजेंसवेग को नासा के जो कि एक वैज्ञानिक है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार के रूप में। 5 मई 2022 को दिया गया था। किनको दिया गया था? तो नासा के एक वैज्ञानिक है सिंथिया और रोसेनजवेग को। और किस लिए दिया गया? तो उन्होंने जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझाने और भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे और इसका पूर्वानुमान के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है। वर्ष 2021 में शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेटेड ने यह पुरस्कार जीता था। 2020 में भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने यह पुरस्कार जीता था। यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया है ये 2022 में नहीं, 2020 में इन्होंने पुरस्कार जीता था। यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों सही हैं। यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक चरणों में से एक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच एक्ट?
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये 250 जगहों पर ये बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और दोस्तों ये काफी चर्चा में रहा था रैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इनका नाम है, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना इसका नाम है, और ये एससीओ का एक संगठन है, उसके तहत इसकी की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, ऑप्शन बी। तो मई 2022 में संघाई संगठन के आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों की बैठक जो है वो नई दिल्ली में हुई थी। अब एससीओ के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह यूरेशियाई राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य संगठन है। शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना इसका काम है। इसका गठन 2001 में किया गया था और 2002 में ये रेटिफाइड किया गया था और 2003 में लागू कर दिया गया था। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबर्स हैं। और रूस और चीन एससीओ की आधारिक रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेकनामपुर झील। तो ये हैदराबाद में स्थित है। देश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड यहाँ शुरू किया जाता है, यानी कि फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के आधार पर यह कार्य करता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो पौधों को सूर्य के प्रकाश की मदद से जल पर बढ़ने की अनुमति देता है। यह एक तरीके का फ्लोटिंग आइलैंड यूनिट अनिवार्य रूप से स्टेरोफोम, बांस, गनी, बैग, कायर का उपयोग करके बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 63, राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। अब हम जान लेते हैं टाइगर के बारे में। तो ये पैंथेरा टिग्रिस टाइग्रिस नाम है इसका वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह अनुसूची 1 में रखा गया है और IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय की श्रेणी में है और साइट्स में परिशिष्ट 1 में रखा गया है। भारत के सबसे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया और कब किया था? ये 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 13 मई 2022 को किया गया था। और इसका शिलान्यास जो है ये फरवरी 2020 में तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था। और आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल के उपलक्ष्य में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उद विकास के संदर्भ में, दैट मीन्स इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप स्टेटमेंट बड़े मजे से पढ़ लीजिए, मैं आपका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बी है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया है। किसके संरक्षण के लिए अपनाया गया है दोस्तों? तो ये जैव विविधता के लिए अपनाया गया है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो ये एक अग्रिम सूचित समझौता होता है। इसमें जैव सुरक्षा समाशोधन गृह यानी कि बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस की स्थापना का भी प्रावधान करता है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल को नगोया क्वालालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 67, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा। प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जूजैंथली के साथ होता है। अमेजन फंड के बारे में विभिन्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अमेजन फंड एक रेड प्लस तंत्र है। वनोन्मूलन से निपटने के हेतु पूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है। अमेजन फंड का प्रबंधन
ब्राजीलियाई विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। अमेजन फंड की एक मार्गदर्शक समिति कोफा है। क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये मतलब सही नहीं है। तो अमेजन फंड का प्रबंधन जो है ब्राजीलियाई विकास बैंक के द्वारा किया जाता है, जो धन जुटाने, निवेश करने, समर्थित परियोजनाओं की निगरानी करने और खाते प्रस्तुत करने और प्राप्त परिणामों को संप्रेषित करने के लिए जिम्मेदार है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? क्वेश्चन नंबर 70, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। तो 1, 2, 3 सही है ये, जालौन को छोड़ करके। तो बिजनौर, सहारनपुर और रामपुर, ये तीनों जिलों में फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह, ये किस राज्य में स्थित है? तो बेपोर बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो बेपोर बंदरगाह केरल में भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। कोचीन और न्यू मंगलुरु के दो प्रमुख बंदरगाहों के बीच में स्थित है ये। चेलियार नदी के मुहाने पर स्थित है। बेपोर लकड़ी की विशाल नावों के निर्माण हेतु, जिन्हें कि ऊरू कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। और ये केरल का दूसरा सबसे बंदरगाह है। और पहला कौन है? तो कोचीन बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लुप्त प्राय प्रजातियों यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स इन विच ईयर इट एंटर्ड इनटू फोर्स। यानी कि साइट्स जो है वो फोर्स में कब आया? 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1975 में आया था ये। 1963 में आईयूसीएन के सदस्य देशों ने एक नए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप साइट्स का मसौदा तैयार किया था। और साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। साइट्स में 3 तरीके के परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3। तो पहले में क्या होता है कि इसमें विलुप्त होने के कगार पर वह सबसे अधिक संकटापन्न वाली प्रजातियों को शामिल किया जाता है। और परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है। और परिशिष्ट 3 में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिनके लिए एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अन्य पक्षकार देशों के सहयोग की आवश्यकता है। नीचे दिए गए कुछ कथन है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंख, गले और फेफड़ों में जलन होती है और तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है और सही भी है ये। उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 75, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई वन्य जीव परिवर्तन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। तो इसमें 8 सदस्य देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसकी गतिविधियों का संचालन करता है। आगे बढ़ते हैं। तो विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? यानी कि फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 76 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये इंडिया में है। तो अमूर फाल्कन का वैज्ञानिक नाम फाल्को एम्यूरिनिस है। यह विश्व में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाला रैप्टर है, यानी कि शिकारी पक्षी है। यह एक छोटा शिकारी पक्षी है। प्रजनन स्थल से दक्षिण अफ्रीका की ओर वार्षिक प्रवास के दौरान अमूर फाल्कन के लिए नागालैंड के दोयांग झील एक ठहराव केंद्र के रूप में जानी जाती है। इसीलिए फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ये भारत को जाना जाता है। मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक है, यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक के कौन कौन से घटक हैं? 78 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो सब के सब है, यानी कि ओजोन भी है, एक्रोलीन भी है, फॉर्मल्डिहाइड भी है और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी है, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैन कहते हैं।
राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 79। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी, सब के सब ब्लैक कार्बन के स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा नेवा यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19 मई 2022 को। ये जो है क्लाउड मेघराज पर आधारित एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जो ई सदन कागज रहित सदन की अवधारणा को मूल रूप देता है और यह स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। नागालैंड विधानसभा ने नेवा लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। याद रखेंगे नागालैंड। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो इसको किया गया था नई दिल्ली में। तो देखिए एक समझ लीजिए एक बार, ड्रोन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान, सैन्य, इंटरनेट कैरियर, कृषि, खोज और बचाव और उत्पाद डिलीवरी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। तो स्वस्थानीय जैवोपचार या बायो रिमेडिएशन रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इन सिटू बायो रिमेडिएशन स्ट्रेटजी इन बायो asparging air and nutrients are supplied to the soil through wells to stimulate the indigenous growth of bacteria. In bioventing, air is injected below the water level to increase groundwater oxygen concentration. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोनों में से कोई सही नहीं है। देखिए जो आपका बायो रिमेडिएशन है इसमें उत्पत्ति के स्थान पर ही दूषित सामग्री को उपचारित किया जाना शामिल है। स्वस्थानीय जैवोपचार तकनीकों में से कुछ इस प्रकार है। तो बायो वेंटिंग होता है, बायो स्पार्जिंग होता है, बायो एगमेंटेशन होता है। ये कुछ इन सिटू बायो रिमेडिएशन है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। 83 का राइट आंसर आपका सी है, यानी कि दोनों सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा, कहाँ पे होगा? तो ये खिड़किया घाट, जिसको अब नमो घाट के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो खिड़किया घाट जिसको कि अब नमो घाट के नाम से जाना जाता है, वहां किया जाएगा, जहां महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के अलग अलग पूल के साथ चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। अपरदहारी जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड detritus into simpler inorganic substance is called as, तो उसको हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। राइट आंसर 85 का सी हो जाएगा। तो देखिए हेमिफिकेशन के द्वारा गहरे रंग के क्रिस्टल रहित त्वचा का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, और खनिजीकरण नामक प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव खंडित करके ऐसा करते हैं। कार्बन अधिग्रहण क्या है, यानी कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वातावरण से कार्बन की कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का स्वर्ण पदक जीता? 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये निखत जरीन ने जीता है, और मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने कांस्य पदक जीते हैं। ये 12वां संस्करण 6 मई 2022 को इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड। 89 पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कन्नौज में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो 92 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 93, तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो सब ने मिल करके किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सीआई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन आईओसी, यूनेस्को इत्यादि के द्वारा किया गया है। ये मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। क्वेश्चन नंबर 94, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माइन मित्र पोर्टल के द्वारा। लिखित में से आपको सुमेलित करना है 95। देखिए अंशुपा झील उड़ीसा में है, तो ये तो सही हो जाएगा। वुडूर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये पड़ जाता है तमिलनाडु में, तो ये भी मैचिंग है। थाने क्रिक, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये भी मैचिंग है। और चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, तो ये आपका गलत है। देखिए दोस्तों, इसमें से 3 सुमेलित है, लेकिन आपको जो पुट दिया गया है उसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि एटलीस्ट ये दोनों तो सही है ही, और 1, 2, 3 कहीं ऑप्शन है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 96, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट दिया गया है जो वो सही है। आप आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया? 97, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सतीश महाना। राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 98, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो ये आपका नेशनल सोलर मिशन ये 2010 में शुरू किया गया था, 2020 में नहीं, 2010 में शुरू किया गया था। और मिशन ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, नॉट 2030, 2022 तक ही इसका ये लक्ष्य था। निम्नलिखित में से कौन 2 सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 99, कौन से 2 सुमेलित हैं कह रहा है? तो 1 और 4 सुमेलित हैं। मिथाइल मरकरी, तो मिनीमाता रोग जो होता है दोस्तों, ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि पारेख से होता है। ये राइट आंसर 1 और 4 सही हो जाएगा इसमें। देखिए कैडमियम विषाक्तता से इताई रोग होता है, ठीक है, मैं इसको मैचिंग करने की कोशिश करता हूँ। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो उच्च नाइट्रोजन संदूषण के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम उच्च नाइट्रोजन सिंड्रोम की वजह से होता है। और मिथाइल मरकरी है तो मिनीमाता रोग होगा। कोयला धूल कण की वजह से न्यूमोकोनियोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 100, 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 100, राइट आंसर बी हो जाएगा, गति शक्ति संचार। निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 101, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। रेड डेटा बुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ये विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है, नहीं, ये आपका गलत है। स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के द्वारा सूचीबद्ध प्रजातियों के निरूपण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए गाइड के रूप में जारी किया जाता है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में से एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में किया जाता है? तो 103 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अपसारी विकास। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित जब मनाया जाता है, ये कब मनाया गया था है? तो 104 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, 18 मई 2022 को। सही फसल अभियान समर्पित है, किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है दोस्तों, राइट आंसर सी है, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित
कृषकों को। क्वेश्चन नंबर 106, तो कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? 106 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो सब के सब निकलता है ये। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है? तो 160 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बस्ती का नाम बदल करके वशिष्ठ नगर किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैचिंग करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 108, तो चावल में ब्लास्ट रोग होता है, इसका बी हो जाएगा। गन्ना में रेड रॉट रोग होता है, और चने में उकठा रोग होता है, और गेहूं में आपका रस्ट होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 108 का बी। संरक्षण प्राथमिकता के आयुसीन वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुवेद्य के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? 109 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में आबादी में 50% से कम हो। ठीक है ना? द रिडक्शन इन पॉपुलेशन इज लेस देन 50% ओवर लास्ट 10 ईयर्स। सामुदायिक वन संसाधन यानी कि ये हो जाएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन से कथन सही हैं? 110 क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है, नहीं। तो वर्ष 2016 में उड़ीसा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधनों को मान्यता देने वाला पहला था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये दूसरा बना था छत्तीसगढ़ का। तो ये उड़ीसा वाला पहला था, नॉट दूसरा, और छत्तीसगढ़ का कांगेर वैली ये दूसरा बना था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मई 2022 में मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया था? 111 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिजनौर। काराकोरम विसंगति क्या है, यह क्या संदर्भित करती है? 112 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आसपास के क्षेत्रों में ग्लेशियरों के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को संदर्भित करता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी असमतापी है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली। ये आपका कोल्ड ब्लडेड है। पक्षी वर्ग स्तनपायी मानव और कोलुगो ये सब नियत तापी है। मछली एक शीत रक्ती जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना के स्तंभ में है? तो 114 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सब के सब है। BSE ग्रीनएक्स सूचकांक का आकलन करता है, किसका आकलन करता है? क्वेश्चन नंबर 115, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन प्रदर्शन का आकलन करता है ये। इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 116 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। तो पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव अभयारण्यों के सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर लगने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। 2002 के तहत नहीं है, 1986 के तहत है ये। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो अंत में चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं, वर्षा जल संचयन और जैविक खेती जैसी अन्य गतिविधियों की अनुमति है, तो इसलिए दूसरा भी गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। ये कहां से कहां तक मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गाजियाबाद से कानपुर तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 118 का आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोरचेला परजीवी। तो परजीवी ये कवक अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के कवक सदैव हानिकारक होते हैं, जैसे कि पिक्सनिया या ओस्टिलागो। बाकी लाइकेन सहजीवी है, पिक्सनिया परजीवी है, और पेनिसिलियम मृतोपजीवी है। और वहीं अगर हम मरचेला की बात करें दोस्तों,
तो ये मृतोपजीवी है, यानी कि ये भी ये वाला है, यानी कि ये दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, ये परजीवी नहीं है। कौन? मर्चेला, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मर्चेला जो है मृतोपजीवी है, ठीक है, ये नहीं है, परजीवी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है? 119 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों सही हैं। यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोनों के दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन अनावृत बीजी का उदाहरण है? दैट मीन्स कि जिम्नोस्पर्म का उदाहरण कौन है? क्वेश्चन नंबर 119। 119 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी दोस्तों इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। पहले हम 119 को देख लेते हैं, तो साइकस होगा, ये हमने सवाल ऊपर भी किया था। 120 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर बी है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 121 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भातखंडे संगीत महाविद्यालय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 वनस्पति के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है? दैट मीन्स विद रेफरेंस टू द 16 वेजिटेशन which of the following statement is are correct? It consists of dwarf trees of height 25 to 30 feet. Solas are found in the upper reaches of the Nilgiris, Anomalies and Himalayas. 122 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, तो केवल पहला सही है, दूसरा आपका गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ओनली 1। तो 16 तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी, अनामलाई, पालनी हिल्स, काठमांडू, मुंडन, तुरई और कन्याकुमारी के ऊपरी विस्तार क्षेत्र में पाया जाता है, ये हिमालय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें से हिमालय हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित तत्व यौगिकों में से कौन वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? 123 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो सब के सब उत्सर्जित होते हैं वाहनों के द्वारा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2.0 है ये। तो 2.2 पहले थी, उससे घट करके ये 2.2 हो गया। बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर भारत ऐसे राज्य है जो 2.1 की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। बिहार और मेघालय में प्रजनन दर देश में सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम और अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में सबसे कम है ये। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वर्मिन निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं? तो अनुसूची 5 में होते हैं, ये शेड्यूल 5 में होते हैं। वर्मिन कहते हैं कि जिनको आप मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 अनुसूचियां शामिल की गई है, 1 से 4 में सूचीबद्ध पशुओं पर अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार सभी निषिद्ध है। तो 1, 2 में बिल्कुल मनाही होता है, 3 और 4 में थोड़ा पेनल्टी कम लगती है, 5 में वर्मिन होता है, आप मार सकते हो, 6 में जो एंडेमिक स्पीसीज प्लांट है उनको वर्जित किया जाता है उगाने से के लिए, आप उनको नहीं प्लांटेशन कर सकते उसका। तो वर्मिन स्पीसीज में कौन कौन आते हैं? मूसक, चूहा, कौआ, फ्लाइंग फॉक्स, फल खाने वाले चमगादड़, ये सब वर्मिन स्पीसीज है, यानी कि आप अगर आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं तो आप इनको मार सकते। अनुसूची 5 पर रखा गया है इनको। अब मैचिंग करना है आपको। कॉप 27 कहाँ हुआ था? चलिए बताइए सब लोग। कॉप 27 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। कॉप 26 कहाँ हुआ था? चलिए बताइए सब लोग फटाफट फट। 126 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉप 26 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ये स्कॉटलैंड में हुआ था ये एक्चुअली में। कॉप 25 स्पेन में हुआ था और 24 पोलैंड में हुआ था। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है ये। तो ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व जैसे 9 अलग अलग विभागों के हैं, ठीक है, नॉट 5। साइट पर
मेथ्रीन और कार्बेडाइजिन किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये कीटनाशक है, यानी कि पेस्टिसाइड्स हैं ये साइपरमेथ्रिन और कार्बेंडाजिम दो कीटनाशक हैं जिनमें बासमती चावल की फसल में बहुतायत में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हरित जलवायु कोष यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई है? 129 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, COP16 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसको कानकुन कहते हैं हम। विकासशील देशों के लिए समर्पित एक वित्त पोषण वाहन के रूप में यह कार्य करता है। मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूली शिक्षा से। पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 132, तो भारत में पेंगोलिन भारतीय और चीनी दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। अब बता दें कि भारतीय पेंगोलिन वो संकटग्रस्त होती है और चाइनीज पेंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त होती है। तो पहला कथन तो सही नहीं है और दूसरा कथन सही है। तो पूछ रहा था कि कौन सा सही उत्तर का चयन करिए। तो 132 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नॉट 1। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लेंगे, ये सही है और ये गलत है आपका, क्योंकि भारतीय पेंगोलिन जो है वो ये संकटग्रस्त में आता है और चाइनीज पेंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 133 क्वेश्चन नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों के स्टेटमेंट सही हैं आपके। वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब की गई थी? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड की स्थापना की गई थी दोस्तों। राइट आंसर डी है, 1990 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुल 82 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है? 137 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35, पिग्मी हॉग विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो 138 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों और लताओं और अन्य 12मासी लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन है? 139 क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अर्बोरी कल्चर कहलाता है। ये मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दोनों कथन आपका सही है। 142 क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 142 राइट आंसर इसका बी है, मतलब इसमें भी दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? तो 143 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़न गिलहरी यानी कि फ्लाइंग स्क्वारल। यह भारत का सबसे बड़ा चौथा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? नामदफा। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। तो स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर सी है। तो 1, 2 और 4, ये तीसरा गलत है। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2030 के तहत पूर्व में हुए सर्वेक्षणों से भिन्न खुले में पेशाब करना और खुले में थूकने जैसी शहरों की समस्याओं को संकेतक माना जाता है। अतः कथन 3 जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट 4 आप पुट दिए गए हैं। 145 राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। रॉयल बंगाल टाइगर की IUCN स्टेटस क्या है? 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संकटग्रस्त है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। कौन? रॉयल बंगाल टाइगर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत के प्रधानमंत्री विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? 147 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कलोल में किया है।
तो कलोल गुजरात में दुनिया के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। और ये बनाया किसको? इफ्को ने। भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। वर्ष 1967 में केवल 57 सरकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। किसको? इफ्को का। 148 डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? 148 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये गल्फ ऑफ मन्नार में किया गया है। ये बीपीएससी पूछा था दोस्तों। अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 149, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। दोनों के दोनों सही हैं ये स्टेटमेंट। द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द काउज ऑफ द एसिड एंड एसिड रेन काउजेज लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल। 149 के दोनों आंसर आपके सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 150 लास्ट आपका क्वेश्चन है ये। तो उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। इसका नाम क्या है? तो 150 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका नाम है जय घोष। तो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का संगीत नाटक अकादमी में जय घोष नाम का सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा यूपीपीसीएस 2023 का दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 1। तो आपको ये टेस्ट कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताओ दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें जरूर बताओ कि ये कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।